मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल होने के बाद प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक। आर्थिक मुद्दों और लद्दाख में चीन की गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री बोले, भारत के डॉक्टरों पर आज दुनिया की निगाहें। आज देश में बन रहे हैं पीपीई किट और मास्क। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर हुए सील। दिल्ली में अब खुलेंगी सभी दुकानें। कोरोना महामारी के बीच राजधानी दिल्ली पर महंगाई की मार। महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 11 रुपए 50 पैसे की गई बढ़ोतरी। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी किए गए ढेर। नौशेरा के पास सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये बुलेटिन का रुख कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली में जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा। ऑड इवेंट केंद्र सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी। साथ ही दिल्ली बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगा है कि दिल्ली बॉर्डर को खोला जाए या ना खोला जाए। उन्होंने आम जनता से राय मांगी है कि बॉर्डर खोलने को लेकर इन नंबरों 8800007722 और 1031 पर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही delhi.cm.suggestion मेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे। पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। वहीं कोरोना संकट में किसान और श्रमिकों को विशेष पैकेज देने की अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने केंद्र सरकार से मांग की है। साले मोहम्मद ने कहा कि कोरोना संकट के कारण किसान और श्रमिक आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और इस विकट स्थिति में किसानों और श्रमिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार विशेष पैकेज की घोषणा करे, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर देश में कांग्रेस की ओर से मुहिम भी चलाई गई थी। खास तौर से केंद्र सरकार से ये मांग रखना चाहूँगा। अभी सोनिया गांधी जी ने विशेष अभियान भी चलाया था कि अभी किसान, मजदूर और श्रमिक की हालत इतनी अच्छी नहीं है पूरे देश के अंदर। तो उन्होंने विशेष कहा था कि हर किसान और मजदूर के खाते में आप 10,000 रुपये डालो। अभी स्थिति है, किसान की फसल भी हुई, वो फसल भी काफ़ी तो कहीं ऐसी चपेट में आ गई, टिड्डी के, कभी किसी के, तो वो फसल भी ख़राब हो गई। तो उसके बाद में किसान की कोई फसल वो मार्केट में बेच नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से। तो उनकी अभी इतनी अच्छी हालात नहीं है कि वो अपनी नई फसल बो सके या जो पुरानी फसल थी उस मार्केट में उसको अच्छा रेट मिल सके। तो दोनों चीज़ों से किसान को मार झेलनी पड़ी। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से अभी 120 करोड़ का आपने निकाला, तो उसमें मैं समझता हूँ किसान मजदूर को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो सरकार को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए आप विशेष पैकेज बनाओ। किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पैसे डालो ताकि वो अपना परिवार चला सके और आने वाले किसान ही है जो देश को मजबूत बना सकता है। अभी देश की जीडीपी की हालात देख रहे हो, हालात अच्छी भी नहीं है। तो किसान को अपन मजबूत नहीं करेंगे, मजदूर श्रमिक को मजबूत नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी विकट स्थिति के अंदर किसान को, हमें सरकार को कोई विशेष पैकेज बनाना चाहिए। वहीं लॉकडाउन 5 को लेकर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके बाद अब लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है। साथ ही साले मोहम्मद ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें मदरसों को आधुनिकीकरण से जोड़ने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इसी को लेकर मंत्री साले मोहम्मद से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने।
संकट के चलते देश भर में लॉकडाउन 5 जो है शुरू हो चुका है और इसको लेकर के राजस्थान सरकार की जो तमाम तैयारियां हैं वो ऑलरेडी पूरी की जा चुकी है और लॉकडाउन 4 जो गुजरे हैं इसमें तमाम राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से जो काम किया है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने भी जो कई बार जो इनकी प्रशंसा की और पूरे देश में राजस्थान सरकार की जो कामकाज को लेकर के जो प्रशंसा हुई है। हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जी, इनसे बातचीत करेंगे। सालेह मोहम्मद जी, लॉकडाउन 5 है, क्या कुछ इसमें जो सरकार की जो तैयारी की जा चुकी है और इसमें लगातार जो है पिछले 4 लॉकडाउन गुजरे उसमें भी सरकार की जो कामकाज को लेकर के भी तमाम तारीफें हुई है और काफ़ी छूट भी दे दी गई है, क्या कहेंगे? देखो, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए लॉकडाउन को और इस 2 महीने के लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को तकलीफ़ें भी हुई, चाहे श्रमिक हैं या कोई बाहर से आने वाले लोग हैं, प्रवासी राजस्थानी हैं। तो उसके बावजूद भी सरकारों ने प्रयास किया कि किसी प्रकार की लोगों को परेशानी नहीं हो। तो इस 2 महीने के अंदर लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, तो तमाम चीज़ों का लोगों ने अपने आप को अच्छी तरह समझ करके आगे काम किया है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार की तरफ से आज एक अहम मीटिंग होगी, उसमें ये तय हो पाएगा कि हमें किस तरह से आगे काम करना है। जो कल शाम को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने विशेष तौर से जो 8 जून से धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर जो बड़े होटल्स हैं, रेस्तरां हैं, मॉल्स हैं, उसमें भी काफ़ी छूट दिया। उससे पहले धीरे धीरे काफ़ी छूटें मिली भी हैं। मार्केट भी सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खुलना शुरू हो गया था। लोगों की चहल पहल शुरू भी हो चुकी थी। अब लोगों ने कुल मिलाकर ये सीख लिया है कि हमें कोरोना के साथ चलना पड़ेगा, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। तो हर लोग अपने आप एहतियात बरत करके अपने आप से काम ले रहे हैं और मैं समझता हूँ हमें उसी जब तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती है तब तक इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। तो इसलिए तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब 2 महीने अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब लोग जो गरीब लोग हैं, जो हमेशा कमा के खाते हैं, उनको भी कमाने की ज़रूरत है। तमाम जो फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद पड़े हैं तो उनको भी चालू करने की बात है। तो जब ये सब जब हो पाएगा, जब श्रमिक वगैरह सब कारखानों में पहुंचेंगे, लोग अपनी रोजाना की तरह ज़िंदगी चालू करेंगे, तभी काम सब शुरू हो पाएंगे। टिड्डी ने भी तमाम किसानों को जो है भयभीत कर दिया है। देखो, टिड्डी मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दूसरे मुल्कों से आ रही है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, तमाम देशों से पिछली बार भी बहुत बड़ी संख्या में आई थी और उस समय सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों को। और उस समय किसान वहाँ के जागरूक थे, तो किसानों ने उस टिड्डी को राजस्थान के और ज़िलों में नहीं जाने दिया, सिर्फ बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर तक ही वो टिड्डी पहुँच पाई थी। पर अब की बार जो फसल थी वो मैं समझता हूँ जैसलमेर बाड़मेर में मूँगफली की फसल अब बीजाई शुरू हो रही है। तो मैंने उनसे अधिकारियों से बात भी की, उनका कहना था कि इनकी एंटीना इतनी तेज़ होती है कि उनको सुगंध आती है, तो जहाँ उनको हरियाली लगती है वहाँ वो तेज़ रफ्तार से वहाँ जाती है। तो रोज़ाना की फ्लाइंग भी उनकी बहुत तेज़ है। तो अभी टिड्डी जितने भी बॉर्डर एरिया से आ रही है वो टिड्डी डायरेक्ट जयपुर, अजमेर, मध्य प्रदेश, यूपी तक पहुँच गई, दिल्ली तक पहुँच गई। तो ये मैं समझता हूँ अभी उनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी तो ये संख्या और बढ़ेगी। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि हमें इनके लिए चाहे हेलीकॉप्टर से स्प्रे कराए तो और संसाधन इसको ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरे मुल्कों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टिड्डी की संख्या भारी मात्रा में है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। समय पर ये कंट्रोल नहीं हुई तो ये कोरोना जैसी महामारी टाइप है, किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान की बर्बादी रोकने के लिए केंद्र सरकार को कोई न कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि इस टिड्डी को रोके। नहीं टिड्डी रुकेगी तो मैं समझता हूँ किसान अपनी फसल बो नहीं पाएंगे, न फसल को जिंदा रख पाएंगे। इसलिए मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि कम से कम सही समय पर इसके एक प्लान बना करके टिड्डी को रोकने का काम करें। बिल्कुल, ये हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जी ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना संकट के साथ साथ जो टिड्डी का जो संकट है, जो किसानों पर दोहरी जो मार पड़ रही है, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार को किसानों के लिए विशेष मुआवजे का जो पैकेज है वो देना चाहिए। सहयोगी नरेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल लाल कुआं इकाई का कार्यकारिणी विस्तार किया गया है, जहां लाल कुआं इकाई के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट के अनुमोदन पर प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने प्रीतम सिंह जीना को जिला नैनीताल उपाध्यक्ष और गौरव गुप्ता को लाल कुआं युवा इकाई का महामंत्री मनोनीत किया है। तो वहीं वन भूमि उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय में नगर अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने दोनों नव मनोनीत पदाधिकारियों का माल्यार्पण एवं मिष्ठान खिलाकर
उनका व्यापार मंडल इकाई में स्वागत किया और उम्मीद जताई कि देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में नगर में व्यापारियों के लिए अच्छा काम करेगा। आज देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री हुक्म सिंह कुंवर जी द्वारा हमारे लाल कुआं नगर के पुष्पिन सिंह जीना जी को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है और हमारे बीच में हमारे लाल कुआं नगर के गौरव गुप्ता जी को युवा कार्य का महामंत्री घोषित किया गया है, जो कि देवभूमि व्यापार मंडल लगातार कई वर्षों से यहाँ व्यापार के हित में काम करता आया है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, एक से आ रहे हैं, देवभूमि व्यापार मंडल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देवभूमि व्यापार मंडल कार्य देखते हुए और उसकी हमारे देवभूमि व्यापार मंडल प्रदेशाध्यक्ष हुक्म सिंह कुंवर जी एवं महामंत्री राजकुमार केसवानी जी के नेतृत्व में एक बहुत हर पूरे प्रदेश में कई इकाइयाँ गठन हो चुका है और कई बाकी होनी है और यही सब कुछ ठीक ही है। तो वही कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन की वजह से डीजे साउंड सर्विस वालों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। डीजे साउंड सर्विस संचालकों की अगर माने तो लॉकडाउन की वजह से तमाम धार्मिक, शादी समारोह आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगने की वजह से उनका रोजगार चौपट हो गया। ऐसे में उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट बना हुआ है, लेकिन सरकार, शासन और प्रशासन द्वारा उनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं की जा रही। प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है और शुरू में जो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा था हमने ख़त्म कर दिया उसको। अब जो है हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। राशन वालों ने राशन देना बंद कर दिया है, दूध वालों ने दूध देना बंद कर दिया है। आज 4 महीने से 3 महीने तो वो हैं, उससे पहले हम लोगों का सीजन डाउन था। जब से सीजन शुरू हुआ उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तब से हम लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं। ना हमें शासन ने पूछा है, ना प्रशासन ने पूछा है, ना सरकार ने पूछा है और हमारा काम जो है बिल्कुल बंद है। 1 रुपए का काम नहीं है और अब हम सामान बेच के अपने बच्चों को दूध और खाना उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था कराए जिससे कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था पूरी। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम 3 महीने से 4 महीने से पैदल बैठे हुए हैं। हम लोग छोटा छोटा काम करते हैं, जैसे कि भागवतों का काम, पूजा पाठ का काम, इसमें हम साउंड लगाना, थोड़ा बहुत लाइट लगाना काम करते हैं, उससे हमारा गुजर बसर चलता है। तो अब हम लोगों के पास ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग खाने के लाले पड़ चुके हैं। हमें किसी ने नहीं पूछा। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें सरकार मदद दे रही है, जो अमीर है तो अमीर है। हम मध्यम वर्ग के लोग पूरी तरह पैदल हो चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार में गंगा दशहरे पर हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड क्षेत्र को सील कर रखा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं ने आसपास के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा पर्व पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते थे, लेकिन इस बार हर की पौड़ी श्रद्धालु विहीन रही। मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पावन पर्व है और मैं बचपन से स्नान करता हूँ। मेरी उम्र 61 ईयर है और मैं 10 साल की उम्र से स्नान करता हूँ। रेगुलर स्नान करता हूँ यहीं ब्रह्मकुंड में ही। बाकी ये पहली बार देखा मैंने ज़िंदगी में ऐसा, ना भविष्य में ऐसा कभी हो, ना कभी भूतकाल में देखा। गंगा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख शांति रहे, इस देश से ये व्याधि दूर हो, समस्त ब्रह्मांड के अंदर शांति हो। आज हर आदमी परेशान है सिर्फ एक वायरस से, और इस वायरस की शांति ये भी सरने वाली सिर्फ गंगा जी करती हैं। तो हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि अगला दशहरा जो हम सब देखें बड़ी सुख शांति और समृद्धि से देखें, किसी के घर में कोई व्याधि ना हो, कोई व्यक्ति परेशान ना हो। इस वक्त ये मीडिया और पुलिस ये अपनी जान हथेली पे रख के घूम रहे हैं घरों में। वहीं उत्तराखंड के खटीमा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। ब्लॉक प्रमुख रंजीत नामधारी ने बताया कि राज्य सरकार वित्तीय योजना को लेकर सौतेला व्यवहार कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वित्तीय योजना में से 20% कटौती व कोविड-19 का बजट एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय मिलना चाहिए। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं माने तो हम आंदोलन करेंगे। 15वां बजट जो सरकार द्वारा दिया गया है उसको राज्य सरकार ने कटौती करी है।
केंद्र सरकार से हम लोगों को 30% बजट दिया गया था, ग्राम पंचायतों को 35% और जिला पंचायतों को 35%, उसको काट के सरकार ने 10% कर दिया। इसको विरोध करते हुए आज पूरे प्रदेश में 95 ब्लॉकों में तालाबंदी करी गई है। कोविड-19 को देखते हुए 1 घंटे का सांकेतिक तालाबंदी करी गई है। 15 दिन का गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है गवर्नमेंट तो दोबारा अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरने पे बैठेंगे और सरकारें जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी उसको मांगों को मानने के लिए विरोध हम करते रहेंगे। तो वहीं काशीपुर में निर्माणाधीन 2 रेलवे ओवरब्रिज का काम बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी हुई है। आपको बता दें कि काशीपुर की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए और यातायात को बेहतर और सुचारू रूप देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 31 जनवरी 2018 को काशीपुर में 2 रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया था, लेकिन 2 वर्ष की समय अवधि बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मुद्दा है पुल का, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है। आए दिन आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों दुर्घटनाएं हो रही है, स्कूल है ना, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूंगा, प्रशासन इस पर ध्यान दे, डीएम ध्यान दे, सब लोग ध्यान दें, मुख्यमंत्री भी इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्दी पुल बनना चाहिए, क्योंकि काशीपुर की जनता बहुत परेशान है। अधिकारियों की भी लापरवाही है इसमें, और ये जो लोग मिली भगत करके और जो ये जो चल रहा है ना कमीशन खोरी, अभी कमीशन खोरी ऊपर तक नहीं पहुंच रही। जब कमीशन खोरी ऊपर तक पहुंच जाएगी ये पुल बन जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो पुल का मुद्दा 2022 के चुनाव को लेकर भी खुद की जनता को ओवरब्रिज के बनने से एक खुशी की लहर जो आई थी, अब वो काम रुकने से पूरा काशीपुर त्रस्त हो चुका है इस समय, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते समय या ट्यूशन जाते समय उसमें गिरने की संभावना है। कोई रिक्शे वाला या अपना कोई भी बैलगाड़ी वाला या कोई भी कार्यक्रम करने वाला बेचारा, तो वो उसमें गिरने की संभावना है। इससे हमारा काशीपुर बहुत इस समय त्रस्त हुआ है और हम ये चाहते हैं कि काशीपुर का ये ओवरब्रिज का निर्माण अति शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये इस काशीपुर की अब ज़रूरत है और इस ज़रूरत को जल्दी से अगर पूरा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इस पर राजनीति ना करते हुए और केवल इसका निर्माण अति शीघ्र कराया जाए। तो ये दौसा के सैंतल थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद के आत्महत्या प्रकरण में रविवार को एक नया मोड़ आया, जहां सैंतल थाना क्षेत्र के बीनावाला निवासी जगदीश प्रसाद गुर्जर ने मीडिया को बताया कि हेड कांस्टेबल कुछ दिनों पूर्व उसके घर पर आए थे और इस दौरान हेड कांस्टेबल काफी परेशान भी लग रहे थे। जहां कांस्टेबल से परेशानी का कारण पूछने पर बजरी माफिया द्वारा हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट करने की बात सामने आई। हालांकि ग्रामीणों द्वारा मीडिया को दिए गए बयान की जांच की जा रही है और इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज एस सिंगाथिर गहनता से इसकी जांच में जुटे हैं। बोलो। हाँ साहब, मैं जगदीश प्रसाद गुर्जर ग्राम बीनावाला का रहने वाला हूँ और गिरिराज प्रसाद जी 5-7 दिन पहले रोड से निकल रहे थे। मैं वो आवाज़ लगा दिया उनको, सर चाय पी जाओ, तो मेरे घर आ गए चाय पीने के लिए। मैं चाय बनवा दिया, मेरी माँ चाय लिए के आ गई, जब तक वो मेरे पास रोने लग गए, आंसू आ गए उनके आंखों में। तो मैं कहा कि राजी आप पुलिस वाले हो घर भी यार ऐसे कैसे कर रहे हो? बोले यार जगदीश जी मेरे पास साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला यार मेरे को पिटवा दिए, ये बदरी वाले दलाल ही मिल करके मेरे को पीट दिए, कि पुलिस वालों ही स्टाफ वालों ने पटवा दिया मेरे को। और अब वही मजाक करते हैं मेरी रोज़। और जो मेरे को पीटने वाले हैं वो जाके थाने के आगे जाके चाय पीते हैं पूरे स्टाफ में बैठ करके, मेरी मजाक करते हैं। जब मैं दिखता हूँ ना उनको तो फिर हंसते हैं ज़ोर से। तो बताओ मैं क्या करूँ? फिर मैं SHO को किया तो SHO भी नहीं सुना मेरी, फिर मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मैं बाहर का नहीं आ रहा, मैं कहीं ऐसे मेरा गांव भी नहीं है आसपास जहाँ जाके मैं गांव वालों को कहूँ, किसी को कहूँ। तो मैं साहब हम भी गांव वाले हैं ना, तुम्हारे साथ हैं हम गांव वाले, आप कहो तो हम आपके साथ SP साहब के पास चलेंगे। साहब एक कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जो सुसाइड हुआ है उसके बाद में हम कंटिन्यू लगे हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। थाना एक लेवल के जितने भी स्टाफ है उस सबसे सब पर्सनली पूछताछ की है, कोई ऐसा मामला हो पहले का तो उस बारे में अभी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा आज मीडिया में भी कुछ हाई थी आरोप लगाए गए, उनकी भी जांच की जा रही है। हाँ वो उसके मर्ग के प्रशासनिक जाँच उसमें वैसे।
तो वहीं पोखरण के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या का मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण कस्बे में रविवार को एक पुलिस कांस्टेबल ने होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मोटाराम गोदारा और थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार प्रजापति भी मौके पर आए। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिली थी कुछ समय पहले हमें कि मायाराम मीना करके कांस्टेबल है जो यहाँ पे पावर ग्रिड कंपनी के साथ अटैच था लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, और उसकी आत्महत्या की सूचना मिली थी जिसपे मैं यहाँ पे आई तो एक बार मौका देखा है और प्राइमा फेसी देखने में सुसाइड लग रही है। कोई नोट अभी तक हमें मिला नहीं है, पर अभी घर वालों को इनको सूचित कर दिया गया, वो आ रहे हैं। बूंदी का रहने वाला है ये। वहीं चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग ने देर रात 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अफीम बरामद की। बस्सी टोल नाके पर कार्रवाई करते हुए 206 किलो अफीम बरामद की गई है और साथ ही साथ कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई निम्बाहेड़ा उपखंड में की गई, जहां हैदराबाद से जोधपुर जाने वाली बस में 25 किलो अफीम पकड़ी गई। साथ ही साथ बस चालक को भी आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दुरुस्त है। कल हमारी नारकोटिक्स टीम ने जो कि चित्तौड़गढ़ की है उसने बस्सी टोल नाके से एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और उसमें से जब उसकी तलाशी ली गई, डिटेन करके ऑफिस लाया गया, यहाँ पे तलाशी ली गई तो उसके अंदर से 206 किलो 330 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिस गाड़ी को परिवहन के रूप में प्रयोग किया जा रहा था उसको जब्त किया गया है और आगे की जाँच जारी है। दूसरा केस आज दिनांक 1 जून को और 31 मई की मध्य रात्रि को हैदराबाद से जोधपुर जाने वाली वोल्वो बस RJ19 PA 6431 को निम्बाहेड़ा से मंगलवार रोड पर, निम्बाहेड़ा बाईपास से उतरती करीब 1.5 किलोमीटर आगे मंगलवार रोड पर रोका गया, जिसकी चेकिंग की गई थी, जिसमें 24 किलो 950 ग्राम अफीम जो कि उस गाड़ी का चालक था। वहीं भरतपुर में अब कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। यहां पिछले 4 दिनों में ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 165 से बढ़कर 297 पर पहुंच गया। इसके बावजूद नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए नियमों की शहर की कई जगहों पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना वायरस ने अब पुलिस, सब्जी विक्रेताओं और चिकित्सा विभाग में भी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि भरतपुर नगर निगम की लगभग 3 दर्जन कॉलोनियों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी बाजारों में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बंद है, फिर भी लोग मंडियों में दुकान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सख्ती से निपटा जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, फिर भी कोई नहीं समझता तो सख्ती अपनाई जा रही है, फिर भी कोई नहीं मानेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। उनको समझाया जा रहा है कि 15 फीट दूर अपनी थैलियों को ले जाकर घूम को बेच ले, जैसे कलेक्टर साहब के आदेश थे। तो वहीं भरतपुर में करीब 70 दिनों के बाद ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। कोटा से निजामुद्दीन को जाने वाली जन शताब्दी ट्रेन भरतपुर से 162 सवारियां लेकर निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद 1 जून से अनलॉक 1 के पहले चरण की शुरुआत में कई छूट दी गई हैं। जन शताब्दी ट्रेन से निजामुद्दीन जाने वाले 162 यात्रियों को चिकित्सा विभाग ने स्क्रीनिंग करवाकर ट्रेन में प्रवेश दिया। मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद में आज पहली गाड़ी जन शताब्दी 02059 आई है अपने स्टेशन पर 9:25 पर, और यही गाड़ी वापस लौट के आएगी 02060। शाम को अपने पास में पश्चिम एक्सप्रेस आएगी 02926 और उसके पश्चात में 02963 मेवाड़ एक्सप्रेस निजामुद्दीन वाले। आज से भरतपुर में 5 गाड़ियों का आना शुरू हुआ है, जिसमें जन शताब्दी, पश्चिम एक्सप्रेस और गोल्डन टेम्पल मेल, मेवाड़ एक्सप्रेस, और इधर अपने पास में जोधपुर से हावड़ा के लिए हावड़ा एक्सप्रेस, इसका संचालन शुरू हुआ है। इधर बयाना पॉइंट पे अवध एक्सप्रेस जो 2 नामों से चलती है, उसका संचालन शुरू हुआ है। भरतपुर स्टेशन पर
यात्रियों की सुविधा के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग, जिसके लिए सीएम साहब को हमने पत्र भिजवाया था, एसडीएम साहब को पत्र भिजवाया था, वहाँ से प्राप्तियाँ ली थी। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर साहब साथ में कंपाउंडर जो थोड़ा लेट आए थे, उससे पहले हमने हमारे पास में जो थर्मोमीटर था उसे स्क्रीनिंग करते हुए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने का पूरा प्रयास। तो इन नागौर के कुचामन नावा में कुबावत सुधार सेवा समिति की ओर से पिछले 13 वर्षों से ऐतिहासिक विवाह सम्मेलन का लगातार आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस साल 14वां विवाह सम्मेलन 2 अप्रैल रामनवमी पर आयोजित होना था। कोरोना के चलते ये बात के लिए टाल दिया गया और अब प्रशासन ने 35 जोड़ों के विवाह के लिए 5 स्थलों की अनुमति प्रदान की, जिसके बाद ये सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। कुमार समाज सुधार और सेवा समिति के तत्वाधान में इस बार 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 35 जोड़ों का तय हुआ था। लॉकडाउन की वजह से ये सम्मेलन 2 अप्रैल 20 को न होकर के 1 जून 2020 को तय किया गया। सरकार ने ये गाइडलाइन दी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और 50 से अधिक व्यक्ति नहीं इकट्ठे होने चाहिए। हमने 7 जोड़ों का चयन 5 स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने का निश्चय किया गया। यहाँ प्रत्येक स्थान पर 42 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हुए। उसमें वर वधु, वधु के माता पिता और पंडित और आचार्य, इनके अलावा 5 कार्यकर्ता का किसी को अनुमति नहीं दी गई। वहीं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के एनएचएम संघर्ष समिति 2016 के बैनर तले वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने पेन डाउन कर कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल के इमरजेंसी के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तो वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजरुद्दीन मंसूरी ने कहा कि संविदा नर्सेज का मानदेय बढ़ाने के लिए यूटीबी नर्सेज वेतन 26,500 रुपए प्रति माह के बराबर किया जाए। सभी 2016 एनएचएम नर्सिंग कर्मी हैं। हम हमारी सैलरी से रिलेटेड मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमने पहले ही सरकार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन विधायक साहब के माध्यम से भी हम सौंप चुके हैं। लेकिन हमारी मांगे सैलरी से रिलेटेड जो है अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमारे राजस्थान के अंदर संविदा कैडर है, हम यूटीबी एनएचएम यूटीबी वाले जो संविदा वाले हैं उनके बराबर हमें 26,500 सैलरी की मांग रखी थी सरकार। वहीं हरियाणा के बवानीखेड़ा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां 4 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद बवानीखेड़ा में संक्रमित केसों की संख्या करीब 13 हो गई है, जिनमें से 1 व्यक्ति रिकवर हो चुका है। तो वहीं 12 केस अभी भी एक्टिव है। जिले में कई जगह जैसे बामला में, भिवानी में, फ्लू कॉर्नर और मोबाइल वन से, उसमें से 5 लोगों की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव मिली है हमें। 3 लोग तो अपने नाथवास गांव से हैं, जो पहले एक सुशील लड़का जो गुड़गांव में प्राइवेट जॉब करता है, उनकी एक बेटी है और एक उनकी मदर है, ठीक है, एक उनकी वाइफ है, और एक खांडसा गांव से है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तिगडाना गांव का है, और एक हमारे यहीं पे एक वार्ड सर्वेंट था, वो पॉजिटिव आया। तो कुल जो एक्टिव केस हैं वो कितने होते हैं? अभी आज इन 5 को मिलाकर हमारे जिला में 31 एक्टिव केसेस हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।